नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शुक्ला आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ EKS क्लासेस में। प्राचीन भारतीय इतिहास के समापन के इस दौर में हम गुजर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु सिविलाइजेशन से। ये बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ पार्ट्स था, इसको भी कंप्लीट करना मेरा एक परम लक्ष्य है और ये बहुत ही शीघ्र समाप्त होने वाला है। मित्रों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपने सिंधु सभ्यता के बारे में या कहीं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट सिंधु सिविलाइजेशन उनका अध्ययन किया। जैसे विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता जो है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन जो है सिंधु सभ्यता है, जैसे कि आपको मैंने बताया है। विश्व की प्रथम विकसित जो सभ्यता थी, जो या कहा जाए फर्स्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन जो है, वो सिंधु सभ्यता ही थी। और विश्व की प्रथम व्यवस्थित सभ्यता, मतलब सिंधु सभ्यता जो थी, तीन चीज़ें आपने इसके बारे में जानी कि पहली ये सबसे बड़ी सभ्यता थी, विश्व की प्रथम व्यवस्थित सभ्यता थी, ठीक है, फर्स्ट सिस्टमेटिक सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रथम विकसित सभ्यता थी। इसके बारे में आपने जाना। और इस प्रकार से भारत व एशिया के प्रथम नगरीय सभ्यता भी सिंधु सभ्यता थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड एशिया, आपने ये चीज़ जानी थी। गैर आर्यन सभ्यता थी, बहुत चीज़ें आपने जानी। सिंधु सभ्यता की स्क्रिप्ट जो थी, लिपि जो थी, चित्रलेखी थी, पिक्टोग्राफ टाइप थी, ठीक है। लोहे व रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता या कहीं हड़प्पा सभ्यता के जो जानकारी का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंधु सिविलाइजेशन, वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है, पुरातात्विक खुदाई है। उससे मिलने वाले बर्तन, जेवर, मकान, औजार, वेसल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस टूल्स, ये सभी से जानकारी मिलती है। और लिखा हुआ कुछ मिला नहीं है, और जो भी लिखा है वो चित्रों के रूप में है, और चित्रों को मित्रों पढ़ा ही जा सकता है, समझा ही जा सकता है, देखा ही जा सकता है, ना कि उसे पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए ठीक है। फिर आपने जाना सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में कि कैसे सिंधु सभ्यता सामने आती है। लगभग 100 से 150 वर्ष लग जाते हैं सिंधु सभ्यता को सामने आने में। चार्ल्स मैसन ने प्रारंभ किया 1826 में, और यह कार्यक्रम चलता रहा जॉन मार्शल तक। जॉन मार्शल के बाद मार्टिमर व्हीलर आते हैं। मतलब बहुत संघर्ष देखने को मिला है सिंधु सभ्यता को सामने आने में। मैंने जैसे कि बताया कि किसी भी सभ्यता का जो प्रारंभ होता है, प्रादुर्भाव होता है, स्टार्टिंग होती है, वो सहसा अचानक नहीं हो जाती, और समापन भी सहसा और अचानक नहीं होता है। उसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि सामने आने में भी सिंधु सभ्यता को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। फिर आपने मित्रों सिंधु सभ्यता का नामकरण जाना कि जॉन मार्शल ने जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहा, ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। बहुत चीज़ें आपने जानी। फिर आपने जाना सिंधु सभ्यता का कालक्रम, काल निर्धारण जो था, टाइम प्रोफाइल जो था, ठीक है, रेडियो कार्बन विधि से इसका निर्धारण किया गया, ये आपने जाना। फिर आपने विद्वानों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जो स्कॉलर्स थे उनके हिसाब से आपने कालक्रम जाना कि धर्मपाल जो DP अग्रवाल थे, धर्मपाल अग्रवाल 19, और ये सबसे सर्वमान्य मत है कि 2350 BC से 1750 BC अर्थात ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता रही। जॉन मार्शल ने भी अपना कमेंट दिया, मार्टिमर व्हीलर ने भी अपना स्टेटमेंट इसके काल निर्धारण में अपना मत प्रस्तुत किया। तो ये चीज़ें आपने जानी। मित्रों, आज हम पढ़ने वाली हैं जो सिंधु सभ्यता है या कहीं हड़प्पा सभ्यता, उसका उदय किन प्रजातियों से होता है, कौन सी स्पीसीज थी, कौन से ऐसे होमोसेपियंस थे, मानव जाति थी, जिससे प्राचीन सिंधु सभ्यता सामने आती है। मित्रों, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है मित्रों, ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, इसे काकेशियन भी कहते हैं। कौन सी प्रजाति? काकेशियन प्रजाति भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंधु क्षेत्र में मित्रों, सिंधु क्षेत्र में जो सिंधु रीजन है, वहां पर आने वाली पहली जो प्रजाति थी ना, जो स्पीसीज थी, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी, जिसे काकेशियन भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, सिंधु क्षेत्र में पहली प्रजाति आने वाली कौन थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, या कहें मानव प्रजाति, होमोसेपियंस, ठीक है। चलिए, अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, आधुनिक मानव, ज्ञानी मानव, पूर्ण मानव, कंप्लीट मैन, मॉडर्न मैन, ठीक है, ये सब आप बताएंगे किसे कहा गया है। चलिए आगे देखिए मित्रों, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। डांसर स्टैचू ऑफ ब्रॉन्ज की बनी हुई एक डांसर स्टैचू पाई गई है, मतलब नृत्य करती हुई एक लड़की की मूर्ति पाई गई है, और इसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की ही माना गया है, ठीक है। माना गया कि जो कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति पाई गई है मोहनजोदड़ो से, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड स्पीसीज या प्रजाति की है, ये ऐसा माना गया है, ठीक है। अगली प्रजाति के बारे में जानेंगे।
तो इस प्रकार आपने जान लिया कि सिंधु क्षेत्र में आने वाली पहली प्रजाति कौन थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। नेक्स्ट प्रजाति के बारे में बात करूंगा, भूमध्य सागरीय, जिसे मेडिटेरियन या द्रविडियन भी कहा जाता है। एक ही पुस्तक पर एक साथ ये तीनों नाम नहीं मिलेंगे। जब मैंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया था मित्रों, तो कहीं पर भूमध्य सागरीय मुझे मिल रहा था, कहीं पर मेडिटेरियन मिल रहा था, कहीं पर द्राविडियन मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब आपके सामने सब कुछ एक साथ मिल रहा है, कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, और भटकने हेतु अपना समय व्यर्थ ना करें। तो भूमध्य सागरीय या कहें मेडिटेरियन या कहें द्रविडियन के बारे में जानिए कि याद रखिए, मेडिटेरियन जो प्रजाति है ना, जो स्पीसीज है, खास तौर पर इसके बारे में ये जानिए कि सिंधु सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता की जनता थी या कहें लोग थे, वो 70% जनजाति या प्रजाति इसी की थी, मेडिटेरियन, द्रविडियन या कहें भूमध्य सागरीय। मतलब आने वाली पहली प्रजाति सिंधु क्षेत्र में तो आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड थी, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा जो जनजाति रहती थी, स्पीसीज रहती थी या कहें प्रजाति रहती थी या कहें ट्राइब्स रहती थी, वो भूमध्य सागरीय थी, मेडिटेरियन थी। क्लियर है यहाँ तक? इन्हें याद रखिए, इन्हें दक्षिण भारत का निर्माता भी कहा जाता है, द क्रिएटर ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का निर्माता किसे कहा गया है? भूमध्य सागरीय या कहें मेडिटेरियन या कहें द्रविडियन को। अब ऐसा क्यों कहा गया, देखिएगा मित्रों, खास बात यह है कि ये रहा भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, सब इसे कहते हैं। तो इस क्षेत्र से मित्रों, इस रीजन से क्या हुआ कि यहाँ पर एक प्रजाति थी जिसे आमतौर पर मेडिटेरियन कहा जाता है। तो यहाँ से वो ऊपर आई, और जानते हैं कि ये रही भूमध्य रेखा। इस क्षेत्र से, इस रीजन से ये मेडिटेरियन या कहें भूमध्य रेखा है, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो सागर है, भूमध्य सागरीय होगा। इस रीजन से आने वाली ये रहा आपका, मान लीजिए इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया पर निवास करती है कौन सी प्रजाति? मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय। तो सबसे पहले इन्होंने दक्षिण भारत पर अपना निवास स्थान बनाया, और इसलिए इस दक्षिण भारत के निर्माता के रूप में भूमध्य सागरीय प्रजाति को देखा जाता है, ठीक है, द क्रिएटर ऑफ साउथ इंडिया। मित्रों, माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में जो सर्वाधिक मात्रा में प्रजाति निवास करती थी, वो भूमध्य सागरीय प्रजाति ही थी, ठीक है, मेडिटेरियन या कहें द्रविडियन थी। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रजाति है मंगोलायड। क्या है? मंगोलायड, ठीक है। कहा जाता है कि ये उप हिमालयी क्षेत्र से आकर भारत में बसे थे, ठीक है, सब हिमालयन रीजन से आकर ये भारत में बसे थे, ऐसा माना गया, ठीक है। और खास बात इसमें एक और देखिए कि मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति पाई गई है, स्टैचू ऑफ योगी, और कहा जाता है कि ये योगी की मूर्ति मंगोलायड प्रजाति या कहें ट्राइब्स या कहें स्पीसीज की ही थी, ठीक है। आगे देखिए, एक अगली स्पीसीज है अल्पाइन, ठीक है। अल्पाइन जो थी मित्रों, अल्पाइन जो है ये मध्य गंगा व निम्न गंगा के मैदान पे आकर बसे थे, ठीक है। कुल मिलाकर कहा जाए गंगा के मैदानों पर आकर बसने वाली प्रजाति स्पीसीज अल्पाइन थी। चलिए, ये बात हो गई कि किस प्रजाति से सिंधु सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, कि जन्म हुआ। अब आइए, उदय से संबंधित, सिंधु सभ्यता के उदय से संबंधित विद्वानों के मत क्या थे, ठीक है। अब इसको बहुत से स्कॉलर्स ने अपने स्टेटमेंट दिए, अपने मत दिए, किसके संबंध में? सिंधु सभ्यता के उदय से संबंध में, ठीक है, कि कैसे सिंधु सभ्यता सामने आती है, ठीक है। दी ओपिनियन ऑफ स्कॉलर्स कंसर्न्ड विद दी राइज ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन। चलिए, इस क्रम में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे विदेशी मत, जो फॉरेनर स्कॉलर्स थे उनके स्टेटमेंट सामने आते हैं। और इस क्रम में सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए कि जो सिंधु सभ्यता थी, ये मेसोपोटामिया, जिसका दूसरा नाम सुमेराई है, सुमेरियन सभ्यता भी है, सुमेरियन सिविलाइजेशन भी है, और वर्तमान में ये इराक है। और ये पहले किस नदी के किनारे था? दजला फरात नदी के बीच का क्षेत्र था। ये हो गई दजला और फरात नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र था, यही मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन कही जाती है, मेसोपोटामिया सभ्यता कही जाती है, सुमेरियन सभ्यता कही जाती है, और आज वर्तमान में इराक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इराक कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलिए, बाय द मेसोपोटामिया इफेक्ट, सुमेरियाई प्रभाव से, मेसोपोटामिया के प्रभाव से सिंधु सभ्यता का जन्म होता है। और इसके समर्थक कौन है? कि हाँ, जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। इसके समर्थक हैं, जो प्रमोटर हैं, मार्टिमर व्हीलर हैं और गार्डन चाइल्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रमाणित कैसे होता है कि सिंधु सभ्यता, जी हाँ, मेसोपोटामिया के प्रभाव से जन्म लेती है? क्योंकि कुछ समानांताएं हैं, कुछ इक्वलिटी हैं, जैसे
कि एक समान अन्न भंडारण प्रणाली। जो मेसोपोटामिया थी मित्रों, उसकी जो अन्न भंडारण प्रणाली थी वो सिंधु सिविलाइजेशन से थोड़ा मेल रखती थी। ठीक है, अर्थात ये कहा जाए कि अ यूनिफॉर्म ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, मतलब कि समानता देखी गई है मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के अन्न भंडारण प्रणाली में। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है ब्लूची संस्कृति के विकास से। ठीक है, बाई दी या कहें फॉर्म ब्लूची कल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ब्लूची संस्कृति के विकास से सिंधु सभ्यता का जन्म होता है और इसके समर्थक जो है प्रमोटर हैं फेयर सर्विस और रोमिला थापर। रोमिला थापर जी इतिहासकार हैं, याद रखिएगा। ये हो गए विदेशी मत। अब आइए देसी मत, जो अपने देश के स्कॉलर्स थे उनके स्टेटमेंट देखिए। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता सोथी संस्कृति से जन्म लेती है, बाई दी सोथी कल्चर। ठीक है, सोथी संस्कृति से जन्म लेती है और एक इतिहासकार हैं अमलानंद घोष, इन्होंने राजस्थान के बीकानेर में इस संस्कृति की खोज की। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सोथी संस्कृति का संबंध किस स्टेट से है तो राजस्थान में है। राजस्थान में वो भी बीकानेर से, और इसकी जो खोज की, इसकी जो डिस्कवरी की वो अमलानंद घोष थे। ठीक है मित्रों, इस ग्रामीण संस्कृति से अब एक चीज और सामने आती है कि सोथी संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण संस्कृति। लेकिन सिंधु सभ्यता कैसी संस्कृति थी, वो ग्रामीण नहीं थी, वो शहरी थी। ठीक है, अर्थात नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन था। लेकिन सोथी संस्कृति रूरल सिविलाइजेशन है, ग्रामीण संस्कृति है। और कहा जाता है कि जब सोथी संस्कृति ग्रामीण संस्कृति होती है तो ग्रामीण संस्कृति से नगरीकृत सिंधु सभ्यता के उद्भव को सर्वाधिक मान्य मत प्राप्त है। अर्थात ये स्टेटमेंट ये व्यक्त करता है कि सोथी संस्कृति ही बाद में परिवर्तित होकर नगरीकृत हो गई, अर्बन सिविलाइजेशन में बदल गई, तब्दील हो गई और सिंधु सभ्यता के रूप में क्या हो गया, उसका विकास हो गया। और ये मान्य मत है, ऐसा माना जाता है अमलानंद घोष जी के हिसाब से। ठीक है, चलिए, इसके समर्थक डीपी अग्रवाल भी हैं, धर्मपाल अग्रवाल जी भी हैं। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने कहा कि ये जो सिंधु सभ्यता आती है वो द्रविडियन प्रभाव से सामने आती है, या कहें मेडिटेरियन प्रभाव से, या कहें भूमध्य सागरीय इफेक्ट से। क्लियर है यहाँ तक। वहीं पर रामचंद्र जी व लक्ष्मण दास स्वरूप ने ये कहा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो आर्य थे, इसलिए सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ वो आर्यों के द्वारा हुआ। क्लियर है, क्योंकि एक चीज़ और सामने आ गई इस बात को प्रमाणित करते हुए कि एक मटके के ऊपर ठीक है, फूल व पत्ती की कलाकृति व रस्सी की कलाकृति में समानता मिली है। अर्थात जो आर्य थे, वैदिक सभ्यता के निर्माता तो आर्य ही कहे जाते हैं। तो जो वैदिक सभ्यता थी वहां पर जो एक मटका मिला है, ठीक है, एक नहीं, मिले बहुत सारे हैं, मैं बताने के लिए एक ही नाम लूंगा। तो एक मटका मिला है, उसके ऊपर फूल व पत्ती की कुछ आकृतियां हैं, कलाकृतियां की गई हैं और रस्सी की कलाकृतियां भी की गई हैं। सपोज दैट ये रहा मित्रों मटका, ये रहा मटका। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है कि फूल पत्तियां बनाई गई, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ डिजाइन निकाली गई, कलाकृति बनाई गई और रस्सी बनाई गई है, रस्सी के शेप में इसे डिजाइन किया गया है। तो सिंधु सभ्यता से जो ऐसा प्रमाण मिला और जो वैदिक सभ्यता में मिला, दोनों में सेम समानांताएं हैं। ठीक है, इसलिए लक्ष्मण दास और रामचंद्र जी ने कहा कि आर्यों के द्वारा ही सिंधु सभ्यता का विकास होता है। प्रमुख जो प्रोमिनेंट कल्चर्स हैं, जो प्रमुख संस्कृतियां हैं, उनके बारे में जानिए कि ताम्रपाषाणिक कृषि संस्कृति जो है, कैलकोलिथिक एग्रीकल्चर जो कल्चर है वो, उससे कहा माना जाता है कि हड़प्पा का विकास हुआ। बलूचिस्तान की संस्कृति से जो कल्चर है बलूचिस्तान की, वहाँ से कुल्ली नाल संस्कृति का विकास हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, बलूचिस्तान कहाँ है आप बताएंगे। पूछा जाता है कि कुल्ली नाल संस्कृति कल्चर का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है, ये सब आपको बताना होगा। राजस्थान की में जो बीकानेर है वहाँ से सोथी संस्कृति का उदय होता है, आप जानते ही हैं। चौथा नंबर है चहुंदड़ों की संस्कृति से झूकर झाकर संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था। ठीक है, झूकर झाकर संस्कृति का संबंध कहाँ से है, चहुंदड़ों से है। चहुंदड़ों कहाँ है आप बताएंगे। पांचवा नंबर है हड़प्पा। हड़प्पा की जो सभ्यता है या कहें संस्कृति है उसे सिंधु संस्कृति कहा जाता है, या कहें कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में सिंधु संस्कृति का, सिंधु कल्चर का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। चलिए अब थोड़ा सा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसका तुलना करवाऊंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्थान रखती है सिंधु सभ्यता पढ़ते समय।
तो मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानिए कि मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है नदियों के बीच का भूभाग, द लैंड बिटवीन रिवर्स। ठीक है, और वो नदियाँ कौन सी हैं? दजला व फरात, ये दो नदियाँ हैं। ठीक है, दजला व फरात के बीच का जो नदी है, इसके बीच के भूभाग पर मेसोपोटामिया सभ्यता जन्म लेती है। क्लियर है? इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं और वर्तमान में क्या है यहाँ पर? इराक, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया या कहीं सुमेरिया का अब वर्तमान नाम या कहीं आधुनिक नाम इराक है। क्लियर है? चलिए, मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है? कीलाक्षर लिपि है। ठीक है, कीलाक्षर लिपि है, क्यूनियोफॉर्म इसकी स्क्रिप्ट है। चलिए अब थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं क्योंकि ये मेंस के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। प्री के लिए तो है ही है और अन्य एग्जामों में भी सीधा उठाया जा सकता है प्रश्न की मेसोपोटामिया सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, कैसी है, आपको बताना पड़ेगा। फिर इस क्रम में सबसे पहले देखिए कि जो आधार है कि मेसोपोटामिया विश्व की प्राचीन सभ्यता है या कहें विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी, प्रथम विकसित, फर्स्ट डेवलप्ड एंड फर्स्ट सिस्टमैटिक जो सिविलाइजेशन है, व्यवस्थित सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो आपकी सिंधु सभ्यता है। लिपि के बारे में देखें तो मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कीलाक्षर लिपि है, क्यूनियोफॉर्म लिपि है, स्क्रिप्ट है, और वहीं सिंधु सभ्यता की कैसी है? भावचित्रात्मक है। ठीक है, जेस्टरग्राफिक जो लिपि है वो सिंधु सभ्यता की है। नगर नियोजन की बात की जाए, जो टाउन प्लानिंग्स थी मेसोपोटामिया की कम विकसित थी, जबकि सिंधु सभ्यता की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी बहुत शानदार तरीके से की गई थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की तुलना में सिंधु सभ्यता की नगर योजना काफ़ी विकसित थी। ईंटों की बात की जाए तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है मित्रों, तो वहाँ पर जो ब्रिक्स यूज की गई हैं वो कच्ची ईंटें सामान्यतः यूज की गई हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में कंक्रीट ब्रिक्स या कहें बर्न ब्रिक्स पक्की ईंटें प्रयोग में लाई गई हैं। ठीक, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं कच्ची ईंटें देखने को मिली हैं, लेकिन सामान्यतः सर्वाधिक पक्की ईंटें ही प्रयोग में लाई गई थी। पूजा भवन या कहें मंदिर या कहें टेम्पल, ठीक है, अपन जहाँ पूजा करते हैं तो सिंधु मेसोपोटामिया में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो टेम्पल्स है उसके एविडेंस प्राप्त होते हैं कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। जबकि सिंधु सभ्यता में मूर्तियाँ तो मिली हैं, ठीक है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ तो मिली, स्टैचू मिली हैं, लेकिन उनके लिए जो है मंदिर नहीं मिले हैं, ऐसे भवन देखने को नहीं मिले हैं। क्लियर है? ये चीज़ यहाँ पर सिंधु सभ्यता में नहीं मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। मुहरें, जो सील हैं, मुहर हैं, वहाँ मेसोपोटामिया में जो मुहरें पाई गई हैं, सील पाई गई हैं, वो सिलेंड्रिकल टाइप हैं। कैसी शेप में है? बेलनाकार शेप में है, जबकि सर्वाधिक रूप से सिंधु सभ्यता में स्क्वायर शेप की मुहरें पाई गई हैं, चौकोर मुहरें पाई गई हैं। ये बात हो गई आपकी सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की तुलना। बताइए मित्रों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसको समाप्त करना है। अगर हम बहुत धीमी गति से चलेंगे तो ये बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समस्त जानकारी यहीं पढ़ लें। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। जो जियोग्राफिकल एक्सटेंशन है ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन, जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन या कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। इस क्रम में आप देख पा रहे होंगे कि जो सिंधु सभ्यता का स्वरूप है वो त्रिभुजाकार है। किस शेप में है सिंधु सभ्यता? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है या नेचर है ऐसा कह सकते हैं। क्षेत्रफल कितना है सिंधु सभ्यता का? वर्तमान मतलब शुरुआती दौर से लेकर अभी तक जो उत्खनन हुआ है, एक्सकेवेशन हुआ है, डिगिंग हुई है, उस हिसाब से माना जा सकता है कि सिंधु सभ्यता लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। जो साइट्स की बात की जाए तो लगभग 1500 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। 1500 से ज़्यादा साइट्स इसकी खोजी जा चुकी हैं सिंधु सभ्यता की। ठीक है, जबकि आज़ादी के बाद भारत में अधिकांश उत्खनन हुआ है। ठीक है, आज़ादी के पूर्व भारत और पाकिस्तान तो था नहीं आज़ादी के पहले। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद बात की जाए तो सर्वाधिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी ये फैली थी। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में, इन तीनों देशों में सबसे ज़्यादा भारत में उत्खनन होता है, एक्सकेवेशन की करवाया जाता है। ठीक है, उसमें भी भारत में कहाँ? सबसे ज़्यादा गुजरात में, ये पूछा जाता है। लगभग 80% जो एक्सकेवेशन करवाया जाता है, उत्खनन होता है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, वो गुजरात में होता है। और ठीक है, आगे देखिए, जो अधिकतम स्थल मैक्सिमम साइट्स मिली हैं वो सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बनाया हूँ, ये तो पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, मांडा
ये हो गई ईस्ट वेस्ट लंबाई कितनी है सिंधु सभ्यता की, लगभग 1600 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1400 किलोमीटर तक सिंधु सभ्यता फैली हुई है। ठीक है, जबकि कुल जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए पूछा जाता है प्रश्न में कि सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था, या ऐसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी जो साइट है या कहीं स्थल है वो कौन सा है, वो मांडा है और ये जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के किनारे। ये सब कुछ रटना पड़ेगा, ये जितने आपको दिख रहे होंगे ये पूरा ये रटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट नदर्न साइट है, मांडा है, चिनाब में नदी के किनारे है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वहीं पर दक्षिण की बात की जाए तो सबसे दक्षिणी साइड जो है, जो दक्षिणी स्थल है सबसे दक्षिणी स्थल है सिंधु सभ्यता का, वो दायमाबाद है। दायमाबाद कहाँ है ये थोड़ा आप बताएंगे, मैं तो बताऊंगा अगले क्लास पे, बाकी आप बताएंगे। ठीक है, तो ये गोदावरी के किनारे है, कहीं कहीं आपको प्रवरा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि एनसीईआरटी की पुस्तक में दायमाबाद को प्रवरा नदी के किनारे बताया गया है। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है या कहें सहायक नदी है। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, जानते ही हैं। तो दायमाबाद कहाँ है आप बताएंगे। यहीं आइए, पश्चिम में सबसे पश्चिमी जो स्थल है सिंधु सभ्यता का, जो मोस्ट वेस्टर्न साइट है, वो सुतकांगे डोर है और ये बलूचिस्तान में है और ये दास्क नदी के किनारे है। क्लियर है। वहीं सबसे पूर्वी जो स्थल है, जो मोस्ट ईस्टर्न साइट है सिंधु सिविलाइजेशन की, वो आलमगीरपुर है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है और ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। परेशान होइएगा नहीं बिल्कुल, कौन से स्थल किस नदी के किनारे है आगे सब कुछ मिलेगा। इतना जैसे कहते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि सिंधु सभ्यता व्यवस्थित सभ्यता थी, तो मेरी जो नोट्स है ना बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्थित की गई है मेरे द्वारा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे आने वाले क्रम में सब कुछ आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सरस्वती नदी को विंसन नामक स्थान पर विलुप्त माना गया है। माना गया कि सरस्वती जो रिवर थी विंसन नामक स्थान पर गायब हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मित्रों। अब बात करूंगा मैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, जो मेजर साइट हैं उनकी बात करता हूं। तो आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता वो 3 देशों में फैली थी, पहली पाकिस्तान, दूसरी अफगानिस्तान, तीसरा भारत। ठीक है, तो पाकिस्तान में देखिए कहाँ पर ये इसकी जो प्रमुख साइट्स हैं, स्थल हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। बलूचिस्तान में देखिए मेहरगढ़, सुतकांगे डोर, बालाकोट, डाबरकोट, सोतकाकोह, ये सभी स्थल पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। ठीक है, बालाकोट बिदार नदी के किनारे है। ठीक है, बिदार नदी के कोस्ट पर बालाकोट है। वहीं पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थान है और डेरा इस्माइल खां, ये दोनों साइट्स स्थल सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के हैं, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। चलिए, सिंध प्रांत में चहुंदड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, आमरी, अली मुराद और जुडेर जोधरो, ये सभी स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं। चलिए, अन्य कुछ स्थल हैं पाकिस्तान में, उनको भी देख लीजिए। क्यों मैंने ऐसा इसलिए बताया मित्रों, पूछ लिया जाता है कि ये साइट पाकिस्तान के किस प्रांत में है, ये तो बताना पड़ेगा। लेकिन कुछ नॉर्मल भी हैं, उनको देख लीजिए, इनके बारे में नहीं जानना है कि किस प्रांत में है। जैसे किले गुल मोहम्मद, पेरियानो घुंडई, राणा घुंडई, कुल्ली नाल, झूकर व झाकर। समझ में आई बात। चलिए, अफगानिस्तान में देखिए जो मेजर साइट्स हैं, जैसे सोरतुघई या कहीं कहीं आपको मिलेगा सोरतुगोई। ठीक है, सोरतुघई या सोरतुगोई ये अफगानिस्तान में है। मित्रों, ये जो स्थल है सिंधु सभ्यता का, ये आक्सस व कोकचा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, जहाँ पर आक्सस व कोकचा नदी अफगानिस्तान की नदियाँ हैं और ये जहाँ पर मिलती हैं उसी के तट पर ये स्थान है। और कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत इस स्थान से नहरों के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, जो नहरें हैं इसके जो एविडेंस हैं इसी स्थान से मिलेंगे, ऐसा माना जाता है। दूसरा जो स्थान है मित्रों, वो मुंडी गाक है। मुंडी गाक जो है अरगनदाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, अरगनदाब नदी के किनारे पर मुंडी गाक है। मुंडी गाक अफगानिस्तान में है, जो कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख साइट है। ठीक है, स्थान है। चलिए, इसको छोड़ दीजिए। अभी भारत में देखिए, अपने भारत में, इंडिया में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मांडा, ये सिंधु सभ्यता का स्थान है। ठीक है, मांडा सबसे उत्तरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे होंगे आलमगीरपुर,
हुल्लास मुजफ्फरनगर जिला, मांडी, सुनौली, सुनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में। तो आलमगीर पुल, हुल्लास, मांडी, सुनौली ये सभी साइट्स उत्तर प्रदेश में हैं जो कि सिंधु सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखती हैं। वहीं पर भारत में पंजाब में रोपड़, दधेरी, बारा, संघोल, कोतन निहंग खान, कोतन निहंग खान, इसे चक 86 भी बोलते हैं, चक 86, ठीक है। इस स्थान को कोतल निहंग खान जो है ये पंजाब में है भारत के, और ये सिंधु सभ्यता का स्थान है, साइट है, स्थल है, और इसे चक 86, चक 86 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब गुजरात में बात करता हूँ। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कि स्वतंत्रता के बाद जब विभाजन हो गया भारत का, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा उत्खनन, एक्सकवेशन, डिगिंग होती है भारत में सिंधु सभ्यता के खोज को लेकर, और उसमें भी सर्वाधिक जो 80% उत्खनन होता है, एक्सकवेशन होता है, वो गुजरात में होता है। और मित्रों, सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? सबसे ज़्यादा साइट्स में यहीं से प्राप्त हुई हैं। इसमें देखिए प्रमुख साइट्स हैं धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, ये तीनों गुजरात के कच्छ प्रदेश में हैं, गुजरात के कच्छ रीजन में है, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि भगवतराव ये काठियावाड़ में है, गुजरात के काठियावाड़ में भगवतराव एक जो स्थान है ये सिंधु सभ्यता का साइट है या कहीं स्थान है। अन्य है देखिए लोथल, रंगपुर, रोजदी, नागवाड़ा, मेघम, कुंतासी, मालवन, ये सभी गुजरात में हैं, ठीक है। तो दो चीज़ आपने जानी, कच्छ प्रदेश और काठियावाड़। बाकी ये अन्य हैं, इनके नाम जरूर याद रखिएगा कि किस राज्य में हैं, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, किस नदी के किनारे है, किस स्टेट में है। अब आइए राजस्थान में, तो राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है, जिसका अर्थ काली चूड़ियाँ होता है, वो आगे बताऊंगा। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और जबकि बालाथल, क्या बालाथल और रोपड़, ये तीन प्रमुख हैं, ठीक है। कालीबंगा, बालाथल और रोपड़ ये भारत के राजस्थान स्टेट में है, ठीक है। और ये एक अन्य स्थान है करखान वाला थेल, ठीक है, जो ग्रीन पेन से लिखा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हरियाणा पे आइए तो बनावली, राखीगढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। जबकि अन्य है सिसवल, कुणाल और झज्जर, ये सभी साइट हैं सिंधु सभ्यता की भारत के हरियाणा राज्य में। चलिए अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, ठीक है। आइए स्वतंत्रता के पहले की बात बताऊंगा और स्वतंत्रता के बाद, या कहें विभाजन के पहले, विभाजन के बाद। प्रथम उत्खनित स्थल भारत में, अभी भारत पाकिस्तान नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिए सिंधु सभ्यता का पहला ऐसा स्थान जो खोदा गया या कहें उत्खनित किया गया, फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट जो है वो हड़प्पा में है। कहाँ? हड़प्पा में है, या कहें हड़प्पा ही पहला स्थान था जिसकी खोज की गई, ठीक है। ये स्वतंत्रता के पहले की बात है। यदि आपसे पूछा जाए कि सीधा कि सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो वहाँ लगाएंगे आप हड़प्पा, या कहें स्वतंत्रता के पहले सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल तो हड़प्पा। लेकिन यदि पार्टिकुलर ये पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला स्थल, वो रोपड़ था। क्या था? रोपड़ था। लेकिन ये बात भारत की है, ठीक है, भारत में खोजा गया स्थान है। चलिए सबसे बड़ा स्थल, क्षेत्रफल और जनसंख्या, एरिया और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता के पहले मोहनजोदड़ो था जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन अब वर्तमान में स्वतंत्रता के बाद राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है। कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा स्थल अब राखीगढ़ी को माना जाता है। और यहाँ भी लिखा है, नोट्स लगा के मैंने लिखा है कि वर्तमान खोजों के अनुसार, या कहें अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज, सबसे बड़ा सैंधव या कहें हड़प्पाई स्थल है, जो सबसे बड़ा मोस्ट लार्जेस्ट साइट है सिंधु सिविलाइजेशन का या कहें हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो राखीगढ़ी ही है, हरियाणा में है जो, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं अब कि स्वतंत्रता के पहले मोहनजोदड़ो था, स्वतंत्रता के बाद राखीगढ़ी हो गई। जबकि अगर दोनों से मिलाकर बात की जाए कि दोनों में कौन बड़ा है, तो याद रखिए राखीगढ़ी ही सबसे बड़ा है, ठीक है। यदि भारत का पूछा जाए कि भारत के अंदर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, वो राखीगढ़ी है। यदि पूछा जाए कि पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत को मिलाकर सबसे बड़ा स्थल जो है, सबसे बड़ी साइट जो है, वो राखीगढ़ी ही होगी, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल में दूसरा कौन सा था, ठीक है, एरिया में दूसरा जो सबसे बड़ा साइट था वो हड़प्पा था। लेकिन अब कौन है? धौलावीरा है, ये भारत में है, ठीक है। वर्तमान खोजों के अनुसार सबसे प्राचीन नगर पूछा गया था एक बार, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज या कहें लेटेस्ट डिस्कवरीज, सबसे प्राचीन स्थल, सबसे पुराना साइट जो है, मोस्ट ओल्डेस्ट जो साइट है वो याद रखिए भिरदाना है। इसकी खोज 2014 में, दिसंबर 2014 में हुई थी हरियाणा के फतेहाबाद जिला में। ठीक है, सबसे प्राचीन स्थल भिरदाना को माना गया, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है, और इसकी खोज दिसंबर 2014 में की गई। आगे देखिए, ये बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, ये एक बार देख लीजिए कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े स्थल। ठीक है, तो सबसे पहला था मोहनजोदड़ो, फिर दूसरा आपका हड़प्पा, तीसरा राखीगढ़ी और चौथा धौलावीरा। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में एरिया में मोहनजोदड़ो था, दूसरे नंबर पर हड़प्पा था, तीसरे नंबर पर राखीगढ़ी। लेकिन वर्तमान जो खोज हुई, या कहें कि स्वतंत्रता के बाद, तो अब राखीगढ़ी हो गया है। क्या हो गया है अब मित्रों? अब राखीगढ़ी हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए मित्रों, अब आप देखेंगे कि हड़प्पा कालीन कुछ तटीय नगर हैं। हड़प्पा के समय या कहीं सिंधु सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे साइट्स हैं, ऐसे स्थल हैं जो समुद्र के किनारे पाए गए हैं, खोजे गए हैं। देखिए, उसमें से 3 हैं, सी साइड टाउन, सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान और सुरकोटदा। ये सभी हड़प्पा कालीन समुद्र तटीय नगर है। पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछे जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है सिंधु सभ्यता का जो समुद्र तटीय नगर है, या कहीं तटीय नगर है। ठीक है। चलिए, अर्बनाइज्ड साइट जो हैं, नगरीकृत स्थल हैं या कहें शहरीकृत स्थल हैं, वो कुल 7 पाए गए हैं। कितने पाए गए हैं? 7 पाए गए हैं। ये याद रखिएगा। उनके नाम इस प्रकार हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, चहुंदड़ो, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। ये 7 स्थान माना जाता है, और उनके खोजों के अनुसार ये पाए भी गए हैं किस रूप में? नगरीकृत रूप में। ठीक है, ये 7 स्थान नगरीकृत स्थल हैं, अर्बनाइज्ड साइट्स हैं सिंधु सिविलाइजेशन की। नाम इनके याद रखिएगा। ठीक है, बाकी और भी हैं लेकिन उतने विकसित अवस्था में नहीं है, उतने नगरीकृत नहीं है जितने कि ये 7 हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, नगरों का क्षेत्रफल के आधार पर विभाजन। ठीक है, पार्टीशन या कहें डिवीजन ऑफ सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, डिवीजन ऑफ सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, अर्थात नगरों का क्षेत्रफल के आधार पर विभाजन। ठीक है, ये पूछा जाता है। मैंने अब ये जो लिखा है कहानी नहीं मित्रों, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा कभी ना कभी, इसलिए आप पढ़े रहिए। ठीक है, और अन्य किताबें जब टच करेंगे तो वहाँ मिलेगा, तो एक साथ आप ले ही लीजिए ज्ञान। तो बृहत्तर नगर बात करें तो सबसे बड़ा बिग टाउन। ठीक है, इसका लगभग जो एरिया होता था वो 200 हेक्टेयर से अधिक होता था। ठीक है, उदाहरण मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और हड़प्पा और राखीगढ़ी, ये सभी बृहत्तर नगर के रूप में जाने जाते हैं। जबकि मध्यम नगर जो मीडियम टाउन है उसमें कालीबंगा का स्थान है। जो लघु नगर है, माइनर टाउन है, उसमें लोथल का नाम है। वहीं जो अति लघु नगर हैं, टीनी टाउन, मतलब बहुत छोटे शहर हैं। मैंने बताया ना कि 7 बड़े नगर पाए गए, फिर उनसे थोड़ा सा कम नगर, मतलब कम विकसित वाले नगर पाए गए, फिर सबसे कम विकसित नगर पाए गए। ठीक है, तो अति लघु नगर जो है सिटीनी टाउन है, जैसे कि कोटदीजी और जुडेर जोदड़ो, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कोटदीजी और जुडेर जोदड़ो। ठीक है, अब मैंने बताया था कि मैं आपको एक साथ दूंगा कि कौन से स्थान किस नदी के किनारे। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। कहीं कहीं आपको गोदावरी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रवरा नदी ही गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। मांडा चिनाब नदी के जम्मू कश्मीर में है। सबसे उत्तरी स्थान है ये, उत्तरी स्थल है सिंधु सभ्यता का। सुतकांगेडोर दास के नदी के किनारे है। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। लोथल भगवा नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। ये सभी पूछा जाता है। इतने से इतने जितने मैंने बताए हैं, इससे अधिक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। और याद रखिए, जब ये एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी कि मैं बड़ी शानदार तरीके से बहुत शॉर्ट लेंथ की वीडियो बनाऊंगा। ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं आप इनको कि कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है। मित्रों, ये रहा सिंधु सिविलाइजेशन। अब जो अगली क्लास होगी वो मित्रों होगी नगर नियोजन के बारे में, या कहें सिंधु सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसी थी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ द सिंधु सिविलाइजेशन
सिंधु सभ्यता या कहें हड़प्पा सभ्यता के फीचर्स, विशेषताओं का वर्णन करूंगा, जैसे कि नगर नियोजन पढ़ाऊंगा आपको, इतना शानदार पढ़ाऊंगा कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, जो ईस्टर्न माउंट, वेस्टर्न माउंट जितने भी हैं आपको एकदम कंठस्थ करवा दूंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा सड़क निर्माण कैसे होता था, रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको घर मकान कैसे थे, सिंधु सभ्यता में जो घर थे उसके फर्श कैसे थे, फ्लोर कैसे थे, ईंटें कैसी थी, नालियाँ कैसी थी, जो गटर थी या कहें ड्रेन्स थी। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी कौन कौन सी स्थान पाए, कौन कौन सी फेमस या कहें प्रसिद्ध वस्तुएं पाई गई। ठीक है, इसके बाद स्नानागार की बात करूंगा, ग्रेट बाथ पाया गया। ठीक है, जो ग्रेनरी पाई गई, जो अन्नागार पाया गया, सभागार पाया गया, उसकी बात करूंगा। और अगले पार्ट्स पर ही मित्रों मैं हड़प्पा से कौन कौन चीज़ें मिली, मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी चीज़ें मिली, कालीबंगा से, लोथल से, चहुंदड़ो से एक साथ एक ही वीडियो पर आपको दूंगा। तो मुश्किल से अब सिंधु सभ्यता के बारे में आपको केवल 2 से 3 वीडियो पढ़नी है। हाँ, मैं कहता हूँ कि इसके 4 से 5 पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी पुस्तक उठा के देखिए, सिंधु सिविलाइजेशन वैदिक सभ्यता की भांति सबसे बड़ा पार्ट होता है। आप उधर पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, इधर आप पढ़ लीजिए सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये बहुत बृहद या कहें बड़े चैप्टर हैं अपने आप में प्राचीन भारतीय इतिहास के, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप अपने नोट्स में लिख लिए, समझ जाइए आपने एक पुस्तक की रचना कर डाली है। ठीक है, ये बताइए कमेंट्स करके कि क्या आपको ये कंटेंट सही लगा, जो मैंने डाटा प्रोवाइड किया आपके सामने, क्या उसमें कोई आपको खामी दिखी है? यदि दिखी है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं उसमें उस कमी को दूर करूंगा और आगे प्रयास करूंगा कि इस प्रकार की कमियां ना आए। ठीक है, तो कमी बताएं, कमी नहीं है मित्रों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करने का प्रयास करिए। एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर मुझे इतना प्रोत्साहित करेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी कल्पना मैं कर पा रहा हूं। मित्रों, निवेदन मेरा स्वीकार करें, आपसे अपेक्षाएं बहुत रखता हूं, इसलिए आपका भी परम दायित्व है कि मेरे अपेक्षाओं की पूर्ति आपके द्वारा हो पाए, ऐसा प्रयास करते रहें। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद की सेना।